हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुप एग्जाम। तो चलिए मैं फिर हाजिर हूं और आज बताने जा रहा हूं वही टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस साल के, जो परीक्षाओं के लिए हर महत्वपूर्ण डिपार्टमेंटों से छाटे गए हैं और जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा और चलते हैं इन प्रश्नों पर नजर डालते हैं और इनसे जुड़े हुए उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो चलिए समझते हैं ये प्रश्न। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? याद रखना है एलन मस्क को। हाँ, जो टेस्ला कंपनी है जो गाड़ियां बनाती है, और स्पेस एक्स जो रॉकेट कंपनी है, इसके भी एमडी एंड सीईओ जो हैं वो है एलन मस्क। इन्हें इस साल का टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। जानिए इनसे महत्वपूर्ण तथ्य, एलन मस्क इस समय दुनिया के सबसे धनी आदमी हैं। इन्होंने अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। बड़ा ही इंपोर्टेंट है। तो जानिए इस साल का टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है एलन मस्क को। अब तो चलते हैं इस टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर देने के पीछे क्या कारण है। तो जानिए टाइम्स जो है यह न्यूयॉर्क अमेरिका का एक बहुत ही प्रभावशाली मैगजीन है और यह दुनिया भर में यह अवार्ड जो से भी पाता है, टाइम्स इन्हें अपने फ्रंट पेज पर उनका फिगर छापता है और यह बताता है कि यह आदमी इस साल का दुनिया का सबसे प्रभावशाली आदमी है। तो ध्यान दिए, टाइम्स मैगजीन का यह पुरस्कार दुनिया भर में किसी व्यक्ति या संस्थान के प्रभावशाली होने का प्रचायक माना जाता है। टाइम्स मैगजीन का टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड व्यक्ति या संस्थान के दुनिया भर में किसी भी व्यक्ति या संस्थान के प्रभावशाली होने का प्रचायक माना जाता है। 2020 में किसे मिला था टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर? तो जानिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन एवं अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 2020 का टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर मिला था। उससे पीछे चलते हैं 2019 का टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर वो मिला था ग्रेटा थुनबर्ग को, जो स्वीडन की रहने वाली हैं और जलवायु कार्यकर्ता हैं और इनका नाम टूल किट विवाद में भी भारत में बार बार आ रहा था, जिसे आप न्यूज चैनलों पर सुन रहे थे। टूल किट विवाद क्या है मैं इसे कभी बाद में बता दूंगा। तो ध्यान दीजिए। तो जान लीजिए पुरस्कार दुनिया भर में किसी व्यक्ति या संस्थान के प्रभावशाली होने का प्रचायक माना जाता है। 2020 में यह पुरस्कार मिला था। 2020 का टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन एवं अमेरिकी प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मिला था। 2019 का टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड ग्रेटा थुनबर्ग को बताए हैं, स्वीडन की रहने वाली हैं, जलवायु कार्यकर्ता हैं। इनका टूलकिट विवाद से भी नाम जुड़ा था। हाल ही में बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? याद रखना है पंजाब के मुख्यमंत्री ने। जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा तो इसे उड़ीसा के पुरी में निकाली जाती है जुलाई महीने में, जो विश्व प्रसिद्ध, वहां देश भर से श्रद्धालु जाते हैं। परंतु यहां पर ध्यान रखना है वहां पर उड़ीसा भी ऑप्शन में आएगा। बच्चे भ्रम में पड़ जाएंगे, भैया जगन्नाथ यात्रा रथ यात्रा तो उड़ीसा में होती है, वहीं के मुख्यमंत्री ने माना होगा। ऐसी बात नहीं है, याद रखना है पंजाब के मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है। वहां के सीएम कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब के सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी। राज्यपाल कौन है इसे भी जान लेते हैं, बनवारी लाल पुरोहित, जो परीक्षा में पूछता है। तो पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने हटा दिया, जिस पर बहुत विवाद भी हुआ था, आप जानते होंगे सिद्धू को लेकर। और उसके बाद नए सीएम बने हैं वहां के चरणजीत सिंह चन्नी और वहां के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अब चलते हैं नजर डालते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नेशनल फार्मर डे। तो जानिए आज 23 दिसंबर है और 23 दिसंबर को ही राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो जानिए किसान नेता और देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को ही
उनकी जिंदगी 23 दिसंबर को पड़ती है। वो किसान नेता थे और भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। उनकी जयंती को ही नेशनल फार्मर डे के रूप में सन 2001 से मनाया जाता है। इससे पहले नहीं मनाया जाता था। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने यह निर्णय लिया कि हर साल चौधरी चरण सिंह की जयंती को 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर डे के रूप में मनाया जाएगा। बड़ा ही इंपोर्टेंट है, तो याद रखना है। 2001 में निर्णय लिया गया। एक किसान नेता थे और देश के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। इनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, जमींदारी उन्मूलन विधेयक 1952 पारित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। जानिए, जमींदारी उन्मूलन विधेयक 1952 पारित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। जानते हैं, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में जमींदारी प्रथा चरम पर पहुंच गई थी। सारे जमींदारों पास सारी जमीनें थीं। उन जमीनों को लेकर कानून बनाकर लोगों को देने के लिए, बंटवारा करने के लिए ही जमींदारी उन्मूलन विधेयक 1952 पारित किया गया था और इसी के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। मैं कभी बताया हूं वीडियो में। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किस आईआईटी को इनोवेटिव संस्थानों में प्रथम स्थान दिया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किस आईआईटी को इनोवेटिव संस्थानों में प्रथम स्थान दिया गया है? याद रखना चाहिए, आईआईटी रुड़की को। आईआईटी रुड़की को इनोवेटिव संस्थानों में प्रथम स्थान दिया गया है। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने? तो याद रखना चाहिए, कर्नाटक की राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। वहां के सीएम कौन है? मैंने बताया बसवराज बोम्मई। येदियुरप्पा से इस्तीफा ले लिया था बीजेपी ने और उनके इस्तीफा देने के बाद बसवराज बोम्मई जो है वहां के सीएम बनाए गए हैं और वहां के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। जानिए, ये बीएस येदियुरप्पा के बारे में थोड़ा बता देता हूं। दक्षिण में बीजेपी का कमल खिलाने में बीएस येदियुरप्पा का बहुत बड़ा हाथ रहा है, पर बीजेपी नीति अपनाया है कि जिसकी भी उम्र 75 वर्ष से ज्यादा हो जाएगी वो व्यक्ति नेता, प्रधानमंत्री या राज्यपाल नहीं बनेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए येदियुरप्पा 78 वर्ष के हो गए थे, बीजेपी ने उनको हटा दिया पद से। उनका आंसू बह गए, उनका दर्द भी छलका था। मैंने इस पार्टी को बनाने में, दक्षिण में कमल खिलाने में उस आदमी का सबसे बड़ा योगदान रहा है, वो है बीएस येदियुरप्पा। अब चलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल का प्रलय का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? याद रहना चाहिए, भारत ने। बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण भारत ने किया है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। प्रलय सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। अब चलते हैं, वर्तमान समय में टाइम मैगजीन के एडिटर इन चीफ कौन है? मुख्य संपादक कौन है टाइम मैगजीन? अभी मैंने बताया टाइम मैगजीन के एडिटर इन चीफ भी परीक्षाओं में पूछ देता है भैया। जब टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इतना फेमस हो रहा है तो मैगजीन भी फेमस होगी तभी तो जान जाइए, इस साल के टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं एलन मस्क और इस टाइम मैगजीन के एडिटर इन चीफ है वर्तमान समय में एडवर्ड फेल्सेंथल। टाइम मैगजीन के एडिटर इन चीफ है एडवर्ड फेल्सेंथल। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। अब चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? याद रखना चाहिए, अब्दुल्ला शाहिद। में मालदीव के रहने वाले हैं। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष थे। चलिए नजर डालते हैं नए प्रश्नों पे। देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला कौन है? तो याद रखना चाहिए, आर्या राजेंद्रन। भारत की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला है वह आर्या राजेंद्रन। यह केरल के तिरुवनंतपुरम की मेयर बनी है और देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली पहली महिला है। नाम है आर्या राजेंद्रन। हाल ही में किस देश ने सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर सेंसर नहीं लगाने की घोषणा की है? हाल ही में किस, जानते हैं हर देश में सेंसर बोर्ड होता है और जो फिल्में सामाजिक मानदंड नियमों के विपरीत होती हैं, जिनमें अश्लीलता, फुहड़पन या कई ऐसी बातें होती हैं जो देश के समाज के खिलाफ होती हैं, उन पर सेंसर बोर्ड द्वारा उनमें काट छड़ के देता है, सुधार करवाया जाता है या उसको बैन कर दिया जाता है। उसे बोलता है सेंसरशिप लगा दिया जाता है, रोक उस पर। तो पूछा है हाल ही में किस देश ने सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर सेंसर नहीं लगाने की घोषणा की है? तो याद रखना चाहिए यूएई ने। यूएई से मतलब है संयुक्त अरब अमीरात ने अभी हाल ही में घोषणा की है फिल्मों पर सेंसर नहीं लगाने की। WTO की पहली महिला निदेशक कौन है? बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है, डीपीसी में आया था, फिर आएगा।
WTO की पहली महिला निदेशक हैं नागोजी ओकुंजी-इवेला, नाइजीरिया की रहने वाली हैं। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जरा महत्वपूर्ण तथ्यों में डाल लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। WTO के वर्तमान समय सदस्य देश है 164। 124वां देश कौन बना है इसका सदस्य, वो है अफगानिस्तान। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है, याद रखना है, बड़ा इंपोर्टेंट है, शिरीषा बांदला। ए वर्जिन गैलेक्टिक के रॉकेट से गई थी, वर्जिन गैलेक्टिक के रॉकेट से अंतरिक्ष में गई थी। और ये तीसरी भारतीय अमेरिकी हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला वो है कल्पना चावला। कल्पना चावला 2003 में गई थी और अंतरिक्ष से वापस लौटते समय कोलंबिया अंतरिक्ष यान से गई थी और वापस लौटते समय यह यान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। वो यान का नाम था कोलंबिया अंतरिक्ष यान और सन था 2003। बहुत ही दुखद एंड सैड न्यूज थी देश के लिए। ये हरियाणा पूछता है कहां की रहने वाली थी, हरियाणा के करनूल की रहने वाली थी। परीक्षा में पूछता है तो याद रहना चाहिए। ध्यान दीजिए, शिरीषा बांदला भी भारतीय मूल की दूसरी महिला है। जो सुनीता विलियम्स है ये भारतीय अमेरिकी हैं। यह जो है गई थी, ये शिरीषा बांदला तीसरी है। ये गई थी 2007 में अंतरिक्ष में, ये गई थी 2007 में अंतरिक्ष में। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है, याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है लारेन हबार्ड। यह वेट लिफ्टर है, ये है वेट लिफ्टर, हाँ लारेन हबार्ड ये वेट लिफ्टर है और ये न्यूजीलैंड की रहने वाली हैं। लारेन हबार्ड जो टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। ट्रांसजेंडर क्या होता है, हाँ ध्यान दीजिए, बच्चे पूछ रहे हैं सर ट्रांसजेंडर क्या होता है। ध्यान दीजिए, मैं बता देता हूं। जिसे जानते हैं बहुत महिलाएं या बहुत पुरुष अपना जेंडर चेंज करा लेते हैं, लिंग बदलवा लेते हैं। जैसे पुरुष महिला में अपने ऑपरेशन सर्जरी के द्वारा अपना जेंडर चेंज करा के महिला बन जाता है या महिला अपना जेंडर चेंज करा के पुरुष बन जाती है तो उसे कहा जाता है ट्रांसजेंडर। क्लियर, उसे कहा जाता है ट्रांसजेंडर। जानते हैं दुनिया मॉडर्न है और साइंस का जमाना है तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो नेचुरल हैं फिर भी उसे मान्यता प्राप्त है, तो ध्यान देना चाहिए। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है, तो याद रखना चाहिए लारेन हबार्ड है। पहले पुरुष थी, अपना जेंडर चेंज कर हो गई महिला। ये वेट लिफ्टर हैं और न्यूजीलैंड की रहने वाली थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी है, न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी है, याद रखना है प्रियंका राधाकृष्णन। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी है, प्रियंका राधाकृष्णन। ऐसे प्रश्न बहुत पूछता है। राजधानी वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा है डॉलर। ये बड़ा है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, नाम ही आप नहीं सुने होंगे। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो याद रखना है काजा क्लास। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। यह कहां है एस्टोनिया, तो एस्टोनिया उत्तरी यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र का देश है। एस्टोनिया उत्तरी यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र का देश है। इसकी राजधानी है तालिन और मुद्रा है यूरो। यूरोपियन यूनियन का है इसलिए मुद्रा है यूरो। अब जानते हैं प्रश्न, अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है, तो ध्यान रखना है जैस्मिन हैरिस। अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है जैस्मिन हैरिस, जो ब्रिटेन के नॉर्थ यॉर्कशायर की रहने वाली हैं। यह स्विमिंग टीचर हैं। जैस्मिन हैरिस ब्रिटेन के नॉर्थ यॉर्कशायर की रहने वाली हैं। ये स्विमिंग टीचर हैं और अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं, वो है जैस्मिन हैरिस। यह ब्रिटेन के नॉर्थ यॉर्कशायर की रहने वाली हैं और ये स्विमिंग टीचर हैं। इन्होंने नाव के जरिए कैनरी द्वीप से यात्रा प्रारंभ किया और 70 दिन 3 घंटे 48 मिनट में 3000 मील की यात्रा पूरी करके कैरिबियाई द्वीप एंटीगा पहुंची। इस तरह से इन्होंने पहली बार सबसे कम उम्र में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन प्रेजेंट टाइम, तो उनका नाम याद रखना चाहिए, बड़ा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है। वो है सुशील चंद्रा। किस नंबर के सीईसी हैं, 24वें नंबर के सीईसी हैं। पर यदि पूछ दिया जाए देश के पहले सीईसी बताइए, चीफ हु इज द फर्स्ट सीईसी ऑफ इंडिया,
तो याद रखना चाहिए सुकुमार सेन जो थे वो देश के पहले सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। चलिए चलते हैं अन्य इंपोर्टेंट प्रश्नों पर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बड़ा इंपोर्टेंट है, तो जान दिए सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो जरा इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को डालते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 17 मई 1993 को। इसको संवैधानिक दर्जा मिला 1997 को। इसके सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 की उम्र तक, इनमें से जो भी पहले हो जाए यही होता है कार्यकाल। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में कुल 7 सदस्य होते हैं, जिसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। तो जान लीजिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? बड़ा इंपोर्टेंट है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO बने हैं सौरभ गर्ग। तो जरा हम UIDAI से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी नजर डाल लेते हैं। UIDAI की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। उस समय इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे नंदन नीलकणी। हाँ, इन्फोसिस के चेयरमैन जो थे वो है नंदन नीलकणी, इसके अध्यक्ष बने थे। भारत में आधार का जन्मदाता UIDAI का फाउंडर जन्मदाता जो है नंदन नीलकणी को ही माना जाता है, इतना बात ध्यान रखिएगा। तो जानिए इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। इसकी टैगलाइन है मेरा आधार मेरी पहचान। आप जो आधार लेते होंगे उस पर जो नीचे नंबर दिया है उसके नीचे लिखा है रहता है, ध्यान से पढ़िएगा, मेरा आधार मेरी पहचान। इसमें कितने अंक होते हैं? तो जानिए आधार नंबर में कुल 12 अंक होते हैं। अब ध्यान दीजिए पहला आधार कार्ड किसे जारी हुआ था? तो जानिए रंजना सोनवाने को जारी हुआ था, जो महाराष्ट्र के नंदुरबार की रहने वाली थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 2 डेटा सेंटर हैं। एक है हेब्बल कर्नाटक के बेंगलुरु के हेब्बल में, और दूसरा हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर में। दूसरा डेटा सेंटर है हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर में। तो ये ध्यान रखना है UIDAI के नए CEO बने हैं सौरभ गर्ग और पहले CEO थे नंदन नीलकणी। इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। इसकी टैगलाइन है मेरा आधार मेरी पहचान। यह 12 अंकों की आधार संख्या होती है। यह बड़ा इंपोर्टेंट है। राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष किसे बनाया गया है? नेता सत्ता पक्ष किसे बनाया गया है? पीयूष गोयल को। जानते हैं फॉर्मर रेल मिनिस्टर रहे हैं। तो राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष किसे बनाया गया है? पीयूष गोयल को। हाँ, तो वर्तमान रेलवे मिनिस्टर कौन है? कोई बच्चा बताएगा? अश्विनी वैष्णव वर्तमान रेलवे मिनिस्टर हैं, अश्विनी वैष्णव। राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष किसे बनाया गया है? तो पीयूष गोयल को। तो राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन है? तो ध्यान रखना है मल्लिकार्जुन खड़गे। अबुल कलाम आजाद जो हैं उनका कार्यकाल जो है समाप्त हो जाने के बाद इनको बनाया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में नेता विपक्ष बनाया गया है। तो जरा हम इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों बनाए डालते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो याद रखना श्याम नंदन मिश्रा। राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता श्याम नंदन मिश्रा। दूसरे गुरुपद स्वामी। तीसरा कमलापति त्रिपाठी। चौथा भोला पासवान। तो ध्यान रखना है राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता श्याम नंदन मिश्रा, दूसरे विपक्ष के नेता गुरुपद स्वामी, तीसरे कमलापति त्रिपाठी, चौथा विपक्ष के नेता बने थे भोला पासवान। और इस समय राज्यसभा विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और सत्ता पक्ष के नेता हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। अब चलते हैं राज्यसभा का महासचिव किसे बनाया गया है? बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा का महासचिव बनाया गया है अभी प्रमोद चंद्र मोदी को। तो ये भी जान लेते हैं राज्यसभा के प्रथम महासचिव कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम महासचिव थे SN मुखर्जी। परीक्षा पूछा हुआ प्रश्न DPC में। राज्यसभा के प्रथम महासचिव थे SN मुखर्जी। और राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? BS रमा देवी। राज्यसभा की प्रथम सचिव पूछे SN मुखर्जी, प्रथम महिला महासचिव पूछे BS रमा देवी। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव पूछे तब स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, वयोवृद्धों का सदन कहा जाता है। तो ध्यान ये है राज्यसभा। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव BS रमा देवी। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। वर्तमान समय राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी।
राज्यसभा के प्रथम महासचिव एस.एन. मुखर्जी। चलिए सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाँ, अभी सुनते होंगे यहाँ सीबीआई ने रेड डाला है, सीबीआई को जांच सौंप दी जाए, बड़ा चर्चा में रहता है। एजेंसी कितना काम, सारा कामों सौंपने को इसी कहा जाता है। इसे कभी कभी सरकार का तोता भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, सीबीआई के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? याद रखना है, सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के नए निदेशक बनाए गए हैं। बड़ा ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछता है। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई का हेड क्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो अब नजर डालते हैं जुड़े तथ्यों पर। सीबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। इसके फाउंडर हैं डीपी कोहली। सीबीआई किसके अधीन कार्य करती है? सीबीआई जो है कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। सीबीआई किसके अधीन कार्य करती है? कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, जो होम मिनिस्टर के अंडर में होता है। राइट, हाँ। और दूसरी बात, सीबीआई के डायरेक्टर का चयन कैसे किया जाता है? तो जानिए, सीबीआई के डायरेक्टर में 3 होते हैं। एक प्रधानमंत्री, दूसरा विपक्ष के नेता, जो इस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है बताएं? अधीर रंजन चौधरी। ध्यान दिए, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी। हाँ, तो लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता जो बिहार एसआई मेंस में पिछली बार आया था 2020 में, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता हैं राम सुभग सिंह, फिर सीएम स्टीफन, फिर चौहान बने थे। तो ध्यान रखना है, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता राम सुभग सिंह। तो सीबीआई के जो निदेशक हैं, इसके चयन में 3 सदस्यीय टीम होती है। एक होते हैं प्राइम मिनिस्टर खुद, प्रधानमंत्री, दूसरे होते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता, और तीसरे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यही तीनों लोगों की जो टीम है मिलकर सीबीआई के निदेशक का चयन करती है, और वो बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। और सीबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को, और मैंने बताया इसके फाउंडर है डीपी कोहली, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसका आदर्श वाक्य है उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा। उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा बड़ा ही इंपोर्टेंट है। चलिए नए प्रश्नों पर नजर डालते हैं। जानिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है? तो ध्यान रखना चाहिए, रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष हैं। तो इस पर जरा हम नजर डाल लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो जानिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। हाँ, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो जानकी पटनायक के हैं। बहुत स्थान पर जयंती पटनायक भी दिया है, तो क्लियर कर लीजिएगा। मैंने जहां पढ़ा है वहां दिया है जानकी पटनायक। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जानकी पटनायक, दूसरी है मोहिनी गिरी, और तीसरी है विभा पार्थ सारथी। तीसरी है विभा पार्थ सारथी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? बड़ा ही इंपोर्टेंट है, जान अभी भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच थे वो बहुत दिनों से रवि शास्त्री थे, पर अब नया कोच जिसे बनाया गया है वह है राहुल द्रविड़। याद रखना है राहुल द्रविड़ को। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है यदि पूछ दिया जाए तब, तो याद रखना है रमेश पवार। रमेश पवार हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। ये बड़ा इंपोर्टेंट है। नास्कॉम की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? तो याद रखना है रेखा मेनन। यहाँ शर्मा है और यहाँ मेनन है, यही अंतर है, दोनों में रेखा है, ऐसे करना है महिला आयोग में। ध्यान रखना है नस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? नाम याद रखना है रेखा मेनन। इसकी स्थापना कब हुई थी नस्कॉम की? 1 मार्च 1988 को। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली। इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। नस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ये है इसका फुल फॉर्म। अब डालते हैं बड़ा ही इंपोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में आएगा, निश्चित हर हाल में आता है। 73वां गणतंत्र दिवस के परेड के मुख्य अतिथि कौन होंगे? जान जाइए, हमारे देश में 1955 से राजपथ पर परेड होता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और उस समय किसी न किसी विदेशी मेहमान को बुलाने की परंपरा रही है। तो जानिए सबसे पहले राजपथ पर परेड हुआ था गणतंत्र दिवस का, वो हुआ था 1955 में। और उस समय जो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि आए थे वो थे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। को पूछता है भारत के गणतंत्र दिवस के परेड पर मुख्य अतिथि कौन थे जो राजपथ पर हुआ था? तो याद रखना है पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे मलिक गुलाम मोहम्मद।
पर ये पूछ रहा है प्रश्न, भी लेटेस्ट भी पूछता है 73वां गणतंत्र दिवस में, जानिए जो 2022 में हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे 26 जनवरी को, वो 73वां गणतंत्र दिवस होगा। क्यों मनाया जाता है? उसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, इसीलिए उस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 73वां गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि जो होंगे वो 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे। तो 5 देश कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आना है। यदि यह ओमिक्रॉन वायरस जो है बढ़ रहा है, यदि मामला कंट्रोल में रहा तो ये आएंगे, यदि स्थिति नहीं संभली तो नहीं भी आ सकते हैं। जैसे पिछले साल 72वां गणतंत्र दिवस से पूछता है कौन अतिथि थे, याद रखना चाहिए कोई अतिथि नहीं थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आना था, पर कोविड के कारण उन्होंने आने से मना कर दिया था। उस समय ब्रिटेन में कोरोना की भयावह स्थिति चरम पर थी। फिर आपसे पूछे 71वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? याद रखना है 71वां गणतंत्र दिवस जो था वो मनाया गया था 2020 में। उस समय मुख्य अतिथि थे ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। यदि 70वां गणतंत्र दिवस 2019 में उस समय कौन अतिथि थे? मैं सारे इंपोर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। तो ये ध्यान रखना है 73वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष बनने वाले हैं। यदि कोरोना कंट्रोल में रहा तब घोषणा होगी, ध्यान रखना है। जैसे पिछले साल बोरिस जॉनसन आने वाले थे, पर सडनली जो है कोरोना की वजह से उन्होंने अपना भारतीय दौरा कैंसिल कर दिया था। तो मैं समझता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे हर आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन नए वीडियो पे, नए अपडेट पे।